सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो विकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपकी पवन सीरीज के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। पार्ट 2 अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और राजन सीरीज के सारे प्रश्नों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके अवसर पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए था। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 होते हैं। हर्ष स्वर जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, तीसरा है प्लुत स्वर जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। तो ऑप्शन ब जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं स्वर। और देखिए 2023 के एग्जाम में ये सभी के सभी प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज वर्ग का उच्चारण स्थान, ज वर्ण का उच्चारण स्थान, तो ये आता है च वर्ग में। क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, बस आप ऐसे याद रखोगे तो गलत नहीं होगा। तो कंठ तालु यानी कि यहाँ पर च वर्ग में आता है, जो ज वर्ण है ये च वर्ग में आता है, च छ ज झ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब तालु। क्वेश्चन नंबर 3 है, पावका में संधि है। पावका में जब हम संधि विच्छेद करेंगे पावक का, तो पौधन अकह, पौधन अक यहाँ पर है, पावक है तो पौधन अक, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अयादि संधि, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, अभवः धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। तो दोस्तों ये है लंग लकार यानी कि भूतकाल में भू धातु है और इसमें ये मध्यम पुरुष एक वचन है। ऑप्शन नंबर अ जो है मध्यम पुरुष एक वचन, ये राइट आंसर हो जाए। तो भू धातु याद रखिएगा आप लोग, इसके अलावा पट धातु याद रखिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है। क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपके संस्कृत विषय के सारे क्लासेस को मैंने हाथों से लिख करके पढ़ाया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा क्लासेस को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पद यहाँ पर होगा, प्रायः उत्तर पद प्रधान पुरुष समास होता है, यानी कि प्रायः उत्तर पद यानी कि जो लास्ट वाला पद होता है वो कौन से समास में प्रधान होता है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय या विद्या का घर, राजपुरुष, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इन सब में होता है तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पीछे वाला पद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 2023 में देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा हुआ था, इसके बाद 2022 में और सब प्रश्न पूछे हुए हैं। संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्रों को याद कैसे करना है ये भी मैंने आपको पहली ही क्लास में अच्छे से बहुत ही स्वर से एकदम बिल्कुल गा करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट का उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो जो ट वर्ण है ट ये आता है मूर्धा में, यानी कि ऑप्शन नंबर स जो है ये सही हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, बस आप यही याद रखिए कि क वर्ग का कंठ है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा इसमें से नपुंसक लिंग है, बालक, नदी, एतत् या विद्यालय। तो बालक क्या है, संज्ञा है, बच्चा, नदी भी संज्ञा है और विद्यालय भी कोई ना कोई नाम होगा उसका। तो बालक है उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, नदी का भी कोई ना कोई नाम होगा, विद्यालय का भी कोई ना कोई नाम ही होगा। ये सब क्या है, नाउन है यानी कि संज्ञा है। लेकिन जो एतत् है ये नपुंसक लिंग है। और इसके अलावा इन सभी का जो लिंग है वो भी, बालक आपको पता है ये क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग तो होगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है एतत् ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब क्या है, संज्ञा है, ये भी याद रखिएगा, 2022 के एग्जाम में आप देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमेश में कौन सी संधि है, रमा धन ईशः, रमेश, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हो जाएगा गुण संधि, रमा धन ईशः रमेश, इसमें होगा गुण संधि, ऑप्शन ब यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राजपुरुष समास है। राजपुरुष, अभी मैंने आपको बताया भी है कि राजपुरुष जो है इसमें होगा तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ओ में ओ के आगे बना जो ये चिन्ह है इसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या इनमें से कोई नहीं, तो ये है प्लुत स्वर। इसी को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 है ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इचु यशा नाम तालु, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब तालु। छोटी ई, बड़ी ई और जो च वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसके अलावा ये वाला जो श है इसका भी उच्चारण स्थान तालु ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं पितृणम में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि, तो पितृणम में यहाँ पर री एक और लगेगा तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शुद्ध वाक्य है ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति या सभी। दोस्तों आपकी सीरीज में, आपके रजत सीरीज, पवन सीरीज दोनों में ही ऑप्शन आ सही दिया हुआ है ज्ञानम बिना न मुक्ति, यानी कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो हम ऑप्शन आ के साथ ही जाएंगे। अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ब भी सही ही लगता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आ को ही हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 80, 16 या फिर 124। चतुर्विंशति, विंशति मतलब 20 और चतुर मतलब 4, तो 20 4 24, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है संख्यावाची शब्द एकोन विंशति, इतनी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। एकोन विंशति, विंशति मतलब 20, एकोन एक नहीं है, एक नहीं है, एकोन एक नहीं है यानी कि 19, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म कारक में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी विभक्ति, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं इको यणचि, किसका सूत्र है, यणचि, यण संधि का, ऑप्शन स से, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है 2, 3, 4 या फिर 5, तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 2। दोस्तों कौन कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ही 2 प्रत्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात भगवान शंकर, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या उपरोक्त सभी, तो दोस्तों आपको पता ही है ध्वनि के काल यानी कि किस स्वर को उच्चारण करने में हमें कितना समय लग रहा है, किस स्वर के उच्चारण में, यही होता है। इसी के आधार पर हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर बनाए हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या उपरोक्त सभी, दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं कंठ, तालु, जीवा या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो य, र, ल और व, टोटल कितने हो गए 4, तो ऑप्शन व सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं, तीनों श और ह, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं, तो संस्कृत वर्णों या माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, इन तीनों को ही आप ध्यान से देखिएगा। संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी है या संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो टोटल जो वर्ण है दोस्तों वो है 50 माने गए, ठीक है। इसमें जो स्वर हैं वो 13 हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में यही पूछा है संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने हैं, तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं, कहीं कहीं आपको 15 भी मिलेगा लेकिन 13 जो है ये उपयोग में है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन है 33, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आप देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 46, ठीक है।
46 ये आ जाएगा। और 4 अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण में कौन कौन आता है? अयोगवाह में दोस्तों आते हैं अनुस्वार, जैसे अंग लिखा हुआ है, इसमें जो बिंदी लगी हुई है ये हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार, इसके अलावा विसर्ग, ये जो होता है जीवा मूली और उपधमनीय, ये जो 4 हैं ये हैं अयोगवाह। तो इन चारों को भी अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे? 50 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, जो मान्य है। ठीक है, तो 33 यहाँ पर देखिए स्वरों की संख्या 13, व्यंजनों की संख्या 33 और 4 अयोगवाह वर्ण माने गए। इन सभी को जोड़ेंगे हम तो संख्या 50 की आएगी। तो कुल संख्या हो गई वर्णों की 50। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 50। संस्कृत भाषा में कुल स्वरों की संख्या हो जाएगी 13। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 33। ठीक है, और ये 4 अयोगवाह, तो सबको जोड़ लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। संस्कृत भाषा में यम कितने हैं? तो ये प्रश्न राजन सीरीज में भी मैंने बताया है कि यम टोटल 10 है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं। तो संस्कृत भाषा में भी वर्ण स्वर और व्यंजन में ही बांटे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। क्वेश्चन नंबर 32 है, संधि के भेद हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपेंद्र में संधि है। तो उपधन इंद्र, उपेंद्र होगा तो इसमें गुण संधि है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यद्यपि में संधि है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, खरिच संधि या फिर यण संधि। तो यदि धन अपि, इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। दोस्तों इसमें हो जाएगा यण संधि। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा में संधि है, अयादि संधि, अनुस्वार संधि, स्तुति संधि या फिर कोई भी नहीं। दोस्तों राइट आंसर है इसमें से कोई भी नहीं। गंगा शब्द अपने आप में पूर्ण है। अगर गंगोर्मी लिखा होता तो गंगा धन उर्मी हो जाता, गंगोर्मी इस तरीके से दोस्तों हो जाता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये अपने आप में क्या है? पूर्ण है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगर गंगोत्कम भी दिया होता तो इसको भी हम अलग से बना सकते थे, अलग से गंगोत्कम हुआ या गंगोर्मी हुआ, लेकिन गंगा शब्द अपने आप में पूरा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, छात्रापि में संधि है, छात्रापि। तो दोस्तों इसमें है विसर्ग संधि। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पावका में संधि है। तो पावके का संधि विच्छेद पौ धन अकह पावके होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ जो है ये अयादि संधि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, और ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, अ और ब दोनों, यानी कि संक्षिप्त भाव भी लाने के लिए और सुंदरता भी लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्वंद्व समास के भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तो ये तीनों ही है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुब्रीहि समास के भेद है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, और बा दोनों। यही याद रखिएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब मैंने पवन राजन सीरीज पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था आप लोगों को। भ्रातरों में समास है, समाहार, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कोई भी नहीं। दोस्तों राइट आंसर है एक शेष द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्या धनम में समास है, विद्या रूपी धन। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूपक कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर देखिए विद्या रूपी धन कह रहा है ना, रूपी धन और विद्या रूपी धन। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की भी बात आ गई, इसीलिए यहाँ पर रूपक कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6, 8, 12 या फिर 18। तो राइट आंसर है 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, दस आनना यस्य सह समास विग्रह के बाद शब्द बनेगा। तो ये बनेगा दशानना, यानी कि 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। क्वेश्चन नंबर 45, बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 7 या फिर 8। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा 2 होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण, अभी आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शब्द बनते हैं वर्णों के सहयोग से, अक्षरों के सहयोग से, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप चाहे वर्ण कहिए चाहे अक्षर कहिए, तो राइट आंसर क्या होगा? अ और ब दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं?
तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, फल में लिंग है अकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो फल शब्द है ये नपुंसक लिंग में आता है। फल ना तो स्त्रीलिंग में आता है ना पुल्लिंग में आता है, तो ये आता है नपुंसक लिंग में। और यहाँ पर पुल्लिंग दिया है, यहाँ पर भी पुल्लिंग दिया है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। और फल में ल आ रहा है लास्ट में, यानी कि इसमें ला में आ छिपा हुआ, तो ये अकारांत है। तो ये अकारांत नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर दिया नहीं हुआ है अकारांत नपुंसक लिंग। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिशु शब्द है इकारांत पुल्लिंग, उकारांत नपुंसक लिंग या आ और बा दोनों। तो दोस्तों जो शिशु शब्द है ये उकारांत पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पर छोटा ऊ है सा पर, तो ये उकारांत हो गया। जो शिशु शब्द है ये पुल्लिंग में आता है, उकारांत पुल्लिंग होता है। तो उकारांत पुल्लिंग यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं सही है। ये इकारांत दिया है, गलत हो जाएगा। उकारांत तो इसमें दिया था लेकिन नपुंसक लिंग दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। शिशु शब्द है इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर क्या होगा? उकारांत पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संबोधन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संबोधन। संस्कृत भाषा में आपको पता है कि जो विभक्ति होती है यहाँ पर, वो आप संबोधन को नहीं पढ़ते हो इसमें, या संबोधन कारक को नहीं पढ़ते हो संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 51 है, संस्कृत में अश्मद और युष्मद के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, समान नहीं होते हैं, आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, बालक में चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा। तो बालका, बालको, बालका, बालकम, बालके, इस तरीके से आप पढ़ते जाओगे तो आप देखोगे चतुर्थी विभक्ति प्रथम वचन में आएगा बालकाय, और पंचमी विभक्ति एक वचन में आएगा बालकात। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, नपुंसक लिंग इसमें से कौन है? बालक, एते, नदी या सर्वा। तो एते जो है ये नपुंसक लिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 है, के रूप है पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग या सर्वनाम। तो राइट आंसर है स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, 10 गणों में बांटा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने पार्ट 1 के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, सारे विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हाथों से लिखे हुए सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के रन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। और आप सारे के सारे विषयों को देख सकते हैं, सारे के सारे विषयों को मैं पढ़ा रही हूँ आपके 3rd सेमेस्टर के। तो चैनल से बने रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।